Now this rule that agreement in restraint of a legal proceeding is a void. हमारा general rule क्या हो गया बोलो, agreement in restraint of legal proceeding is considered as a void. This rule is subjected to exception. लेकिन उसको ना दो exception दिए गए. अब वो दो exception क्या है देखो, exception number 1 है जिसमें आपको पहले concept समझ के लेनी पड़ेगी, फिर आपको वो exception number 1 ध्यान में आ जाएगा. लेकिन पहले हम लोग exception read करते हैं और फिर आपको वो concept में बताती हूँ. हाँ, this rule, agreement in restraint of a legal proceeding is a void. This rule is subject to two exceptions. Number 1 exception क्या जाता देखो, a contract by which the parties agree that any dispute between them shall be referred to the arbitration and only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract. आजकल ना एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म चल रहा है. हाँ, एज यू आर अवेयर कोर्ट प्रोसीजर बहुत लेंदी होती है, टाइम टेकिंग होती है, मनी कंज्यूमिंग होती है. इसीलिए ना आजकल लॉफुली ही कोर्ट में ना जाते हुए अल्टरनेटिव ऑप्शंस ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस लीगली ढूंढे जा रहे हैं. और आउट ऑफ दैट वन ऑप्शन इज आर्बिट्रेशन. हाँ, आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ कोर्ट, लेकिन उसमें ना जो जज होगा he will be called as a arbitrator. हाँ, जज को इन जनरल क्या कॉल किया जाएगा, he will be called as a arbitrator. and then opposite side दो जो जजमेंट जज देगा ना उसको बोला जाएगा अवार्ड. हाँ, ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना ये जनरली उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है. जैसे कि समझो आपके बारे में बात करें तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आपने एटलीस्ट नाम सुना होगा. देखो कि इनकम टैक्स के जो केसेस होते हैं ना वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के पास में जाते हैं. तो ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्या बोलो, एक तरह का आर्बिट्रेशन है. हाँ, और वो एक्सपर्ट होते हैं, इनकम टैक्स फील्ड के क्या होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं. तो डिस्प्यूट फटाफट सॉल्व कर देते हैं. 2-4 सिटिंग में पार्टी का सुन के उनका जजमेंट दिया जाता है और उनके जजमेंट को क्या बोला जाता है, अवार्ड. हाँ, और आजकल पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म ही डाल देते हैं कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो गया ना तो वो डिस्प्यूट किसको रेफर किया जाएगा, आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाएगा. और वही अमाउंट रिकवरेबल होगी जो अमाउंट एज अ डिसीजन कौन देगा, अवार्ड एज अ कौन देगा, आर्बिट्रेशन देगा. हाँ, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या, भले ये इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग है, नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाना है ऐसे इसमें लिखा है, फिर भी एग्रीमेंट वैलिड है क्योंकि आजकल लॉ ही उस चीज को अलाउ करता है कि आप अल्टरनेटिव कोर्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो. वहां पे अल्टरनेटिव कोर्ट ऑप्शन क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो. तो एन एग्रीमेंट इन विच पार्टीज एग्री टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन एंड टू रिकवर द अमाउंट विच इज अवॉर्डेड, अवॉर्ड मतलब जजमेंट, and to recover amount which is awarded by the arbitration, this is a valid agreement. ये agreement क्या हो जाएगा बोलो, valid agreement हो जाएगा वहाँ पे. हाँ, और point number 2 वापस उसी से arbitration से connected ही exception है वहाँ पे. A contract by which a parties agree to refer to question any dispute between them which has already arisen or which may arise in the future. हाँ, such a contract if writing is a valid. then मेरा already dispute arise हुआ है वो भी आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हो, और जो डिस्प्यूट इन फ्यूचर अराइज होगा वो भी किसको रेफर कर सकते हो, आर्बिट्रेशन को कर सकते हो. तो ये दोनों जो एग्रीमेंट है, हाँ, ये दोनों के दोनों एग्रीमेंट क्या कंसीडर किए जाएंगे बोलो, वैलिड एग्रीमेंट कंसीडर किए जाएंगे. हाँ, गेटिंग द पॉइंट. डिस्प्यूट व्हिच इज ऑलरेडी अराइजन एंड डिस्प्यूट व्हिच मे अराइज इन द फ्यूचर बोथ कैन बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन. दोनों किसको रेफर किए जा सकते हैं वहां पे, आर्बिट्रेशन को रेफर किए जा सकते हैं. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ये पॉइंट जानना है आपको पूरा. एन एग्रीमेंट विच इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ लीगल प्रोसीडिंग इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट. जिसमें 2 पॉइंट दिए, अगर आपको लॉ ने दिया हुआ कोई राइट आप रिस्ट्रिक्ट करते हो, एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वो राइट आपको लॉ ने दिया है. एंड नंबर 2, अगर लॉ ने दिया हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप कर्टेल या एक्सटेंड करते हो तो वो भी एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वो किसने दिया हुआ है, वहां पे लॉ ने दिया हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. But this rule is subject to one exception, actually 2 exception. कंबाइन करें तो एक ही होता है, बट ठीक है मॉड्यूल में 2 बोला है. नंबर 1, parties agree that any dispute shall be referred to the arbitration and amount awarded by arbitration will be recoverable, valid है. And number 2, an agreement to refer dispute to arbitration which is already arised or which may arise in the future is also considered as a valid agreement. It should be in a writing only. लेकिन arbitration agreement compulsory कैसे चाहिए बोलो, writing में चाहिए तो ही वो क्या हो सकता है, valid हो सकता है. हाँ, then जो next
एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट है ना, वो हमें बहुत बार गया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट क्या है बोलो? एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टन। ऐसे एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्या है बोलो? अनसर्टन है, जिसका मीनिंग। मेनी टाइम यू हैव टेकन आउट एन एग्जांपल, रिमेंबर, आई हैव द टू कार, आई एग्रीज टू सेल यू माय कार, you agrees to purchase my car without specifying which one car. Agreement is a void, not enforceable in the court of a law. क्योंकि कोर्ट में जाके क्या प्रूव करेंगे ना, कौन सी वाली कार, क्या बताएंगे हम लोग वहां पे कोर्ट में जाके? हाँ, बिकॉज आई हैव टू कार, आई एम नॉट स्पेसिफाइड विच वन कार आई वांट टू सेल। तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? बीइंग अनसर्टन, रीजन देने हैं, याद रखो। एग्रीमेंट बीइंग अनसर्टन, द मीनिंग इज नॉट क्लियर, वेग, हाँ, सो इट विल बिकम द वॉइड एग्रीमेंट and not enforceable in the court of a law. हाँ, अभी मॉड्यूल में वापस वही एग्जांपल दिया है जो हमें पीछे गया था, ऑयल वाला, याद है? हाँ, that A agrees to sell, हाँ, 100 tin of oil to the B without specifying which one oil, कौन सा ऑयल, वो लिखा ही नहीं वहां पे, और ये उसको ऑयल देने के लिए क्या करता है बोलो? एग्री करता है। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है क्या बोलो? नहीं, क्योंकि उसके दुकान में ग्राउंडेड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। हाँ, अब कौन सा ऑयल उसने स्पेसिफाई नहीं किया ना वहां पे, तो एग्रीमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा बोलो? वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में आप क्या बोलोगे? कौन से ऑयल के लिए आपने एग्रीमेंट किया? हाँ, सो एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। हाँ, बट यहाँ पे अगर वो दुकान कोकोनट ऑयल की ही है, वहां पे दूसरा कुछ है ही नहीं, प्योर वन ब्रांड कोकोनट ऑयल इज देयर, तो इज इट नेसेसरी टू मेंशन विच ऑयल यू वांट टू परचेस? नो। तो आपको वो लीगल वर्डिंग याद रखना है। हाँ, either the terms of agreement must be certain, that is specify किया कि coconut oil of parachute brand ही चाहिए, that is the terms of agreement must be certain, or number 2 capable of being made certain, number 2 capable of being made certain। इसका मतलब ध्यान में आ रहा है, दुकान ही कोकोनट ऑयल का है, वो भी एक ही ब्रांड का, तो यहाँ पे टर्म ऑफ एग्रीमेंट अगर हम लिखे भी नहीं कि कोकोनट ऑयल, हाँ, नुस्ता ऑयल भी लिख दे तो भी कैसे बोलो? केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन है। कोई भी उसको सर्टेन बना सकता है ना, क्यों बना देगा सर्टेन बोलो वहां पे? क्योंकि वो सीधी सी बात है, वो प्रिज्यूम कर लेगा कि हाँ यहाँ पे मिलता ही कोकोनट ऑयल है, तो दूसरा कुछ बेचने का वहां पे सवाल आता ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? इमीडिएटली वैलिड एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, क्योंकि उस दुकान में दूसरा कुछ मिलता ही नहीं। तो वो टर्मिनोलॉजी याद रखो। हाँ, सर्टन चाहिए या फिर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन चाहिए, हाँ, तो वो वैलिड होगा। लेकिन अगर वो ना सर्टन है, ना केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन है, अस्पष्ट है, वेग है, अनक्लियर है, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड कैटेगरी में जाएगा वहां पे। हाँ, देन नेक्स्ट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट जो दिया हुआ है, हाँ, वो नेक्स्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एग्रीमेंट दिया है, वो है एन एग्रीमेंट, हाँ, to do an impossible act। नेक्स्ट जो दिया वो क्या है? an agreement to do an impossible act। हाँ, now ये भी ऑलरेडी हमें गया सेक्शन 56। हाँ, A agrees to bring a star from the sky, is it possible to bring a star from the sky? It's not possible। हाँ, so basically agreement ही कैसा बोलो? impossible to perform है, तो agreement क्या हो जाएगा बोलो? void agreement हो जाएगा वहां पे। हाँ, then A agrees to put a life into the dead wife of B, is it possible to perform? No, it's not possible to perform, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? void एग्रीमेंट कंसिडर किया जाएगा। हाँ, नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ। हाँ, सो सेक्शन 56 क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म देन इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ, बिकॉज इट इज अ void agreement। हाँ, so an agreement to do an impossible act in itself is also considered as a expressly declared to be void agreement consider किया जाता है यहाँ पे। Okay, the next point which is there, हाँ, last 10th point which is expressly declared to be void, it is a wagering agreement। हाँ, 10th point which is expressly declared to be void क्या आ गया बोलो? wagering agreement। हाँ, wager word सुना है कभी आप लोगों ने? wagering agreement is the next point we are going to see। Now see, this wagering agreement is given in a very detail in the module, because this point wagering agreement is itself may be there for the examination। हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट पे इंडिविजुअल खुद का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, इसलिए वेजरिंग एग्रीमेंट को क्या दिया बोले उन्होंने? अलग से मॉड्यूल में क्या किया हुआ है? दिया हुआ है, इन डिटेल में दिया हुआ है। हाँ, अभी हम लोग ना एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वर्ड, इस पॉइंट के लिए इसको कवर अप कर लेते हैं। हाँ,
और फिर वेजरिंग को हम लोग धीरे धीरे डिटेल में डील करना शुरू कर देते हैं वहां पे। हाँ, अभी के लिए कितना देखते हैं उसको, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, इस कैटेगरी के लिए अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको डिस्कस करते हैं वहां पे। हाँ, ओके, तो वेजरिंग एग्रीमेंट ये जो वर्ड है ना, ये एग्रीमेंट आपने वर्ड सुना है क्या कभी? देखो, शर्त वाले एग्रीमेंट सुना है, शर्त वाले एग्रीमेंट। हाँ, आई थिंक इट विल रेन टुडे। हाँ, Bhakti saying no ma'am, I don't think that it will rain today. Huh? And then we had a bet with each other. I asked Bhakti, let's have bet. I am 100% sure that it will rain today. Again Bhakti saying that no ma'am, I'm 100% thinking that it will not rain today. Huh? Let's have bet. If it rains today, then Bhakti you will give me 500 rupees. And if it did not rain today, I will pay you 500 rupees. Huh? This is an agreement of wager. इसको क्या बोला जाएगा? वेजरिंग एग्रीमेंट बोला जाएगा। शर्त वाले एग्रीमेंट इसको बोला जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं। हाँ, नाउ इज दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? लेट अस हैव अ एग्जांपल। हाँ, actually it didn't rain today. So it means that who won? Bhakti won this particular bet which we had with each other. ठीक है, ये वो किसने won किया हमारी bet? Bhakti ने ये bet किया कर दी, won कर दी। Now I refuse to pay Bhakti 500 rupees. मैंने भक्ति को 500 रुपए देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। Now question mark is that can Bhakti go in a court of law and recover this 500 rupees? ये 500 रुपए भक्ति कोर्ट में जाके रिकवर कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से आपका कॉमन सेंस भी आपको आंसर दे देगा कि नो, ऐसे शर्त वाले एग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। सो वेजरिंग एग्रीमेंट आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट। हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है बोलो? expressly declared to be void agreement है। हाँ, agreement by way of a wager is a void। हाँ, it is agreement involving payment of a money upon determination of uncertain event। याद रखो, wager must be for uncertain event। जो इवेंट हमारे हाथ में होगी ना, उसको हम लोग वेजर नहीं बोल सकते, उसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बोला जा सकता। तो वेजरिंग एग्रीमेंट होने के लिए वो इवेंट कैसी होनी चाहिए बोलो? अनसर्टन इवेंट होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको एक सिंपल सादा एग्जांपल बताती हूँ। हाँ, समझो ना, आज कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है। हाँ, और ना हमने वो वेजरिंग एग्रीमेंट बनाया कि इंडिया विल विन एंड यू आर सेइंग दैट इंडिया विल नॉट विन, लेट्स हैव द वेजर, लेट्स हैव द बेट। हाँ, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इंडिया जीतेगा या व्हाटएवर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या इंडिया जीतेगा, ये हमें पता नहीं है। इवेंट कैसी है बोलो? अनसर्टन इवेंट है यहाँ पे। लेकिन अगर ना समझो से फॉर एग्जांपल ये बेट मैंने एक्स नाम के एक व्यक्ति के साथ लगाई थी और वो एक्स किसी बुकी से कनेक्टेड है और उनको पता है कि मैच फिक्स है। तो मैच फिक्सिंग अगर होगा तो उसको हम लोग वेजरिंग एग्रीमेंट बोल सकते हैं क्या? हम लोग उसको वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इवेंट अनसर्टन नहीं है ना, उनको पता है कि आज इंडिया नहीं जीतने वाला है। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि ऑलरेडी मैच क्या है वहां पे? फिक्स्ड है मैच वहां पे। सो वेजर में इवेंट कैसी होनी चाहिए बोलो? अनसर्टन इवेंट होनी चाहिए वेजर में। हाँ, द इसेंस ऑफ द वेजर इज दैट each party should stand to win or lose, depending on the way an uncertain event take place, in reference to which chance is taken, and neither of the party has any legitimate interest। देखो अब ना मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, ना मेरा कोई घर वाला क्रिकेट खेल रहा है, ना आप क्रिकेट खेल रहे हो, ना आपका कोई घर वाला क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब एज सच वो इंडिया जीते या हारे हमें कोई लेना देना है क्या? हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है क्या इंडिया के हारने या जीतने से? वहां पे नहीं। इसका मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट में पार्टी को जो इंटरेस्ट होता है वो ओनली आइदर विन और लूज होता है। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? पार्टी को वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। पार्टीज का वेजरिंग एग्रीमेंट में इंटरेस्ट क्या होगा बोलो? आइदर टू विन और लूज, या तो जीतूंगी या तो हारूंगी। हाँ, इससे ज्यादा मुझे वो जीतने या हारने से मुझे कोई 50 करोड़ नहीं मिलने वाले, या मेरे घर में कोई ट्रॉफी नहीं आने वाली है, हाँ मेरा जॉब नहीं जाने वाला है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट वहां पे कोई भी नहीं है। तो ध्यान में रहा, इवेंट कैसी होनी चाहिए वेजरिंग एग्रीमेंट में? अनसर्टन होनी चाहिए। नंबर 2, पार्टीज मस्ट बी स्टैंडिंग ओनली विद द पर्पस ऑफ आइदर विन और लूज, या तो जीतूंगी या तो हारूंगी। Number 3, parties did not have any personal interest in the occurrence or non-occurrence of a event। उस इवेंट के होने या ना होने में हमारा क्या नहीं है बोलो? कोई पर्सनल अकरेंस वहां पे नहीं है। इसका मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट के मॉड्यूल में कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स दिए, मतलब टू कॉल एन एग्रीमेंट अ वेजरिंग एग्रीमेंट
there must be certain essential elements. हाँ, see what are that essential element? Number one, मुझे ये बताओ कि समझो मैं और भक्ति जो बेट लगा रहे थे, it will rain today and she's not, it will not rain today. हाँ, is it necessary कि हर बार शर्त पैसे के लिए हो? ऐसे भी हो सकता है क्या कि मैंने भक्ति को बोला कि आज बारिश आई तो आपकी घड़ी मेरी, और अगर आज बारिश नहीं आई तो मेरी घड़ी आपकी, सो लाइक दैट. हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना. तो वेजरिंग के लिए हमेशा मनी ही होना चाहिए, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है. हाँ, सो नंबर वन पॉइंट क्या होगा देखो, इट मस्ट बी promise to pay money or money's worth. You may pay the money or you may pay the anything which is money's worth. money भी दे सकते हो या money के worth कुछ भी आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो. नंबर वन. हाँ, नंबर टू क्या आ जाएगा देखो. हाँ, promise must be conditional on the event happening or not happening. हाँ, ध्यान में है ना. अगर रेन हुई तो भक्ति मुझे देंगे, रेन नहीं हुई तो मैं भक्ति को दूंगी. इसका मतलब हमारा प्रॉमिस एक कंडीशन पर डिपेंड है, और वो कंडीशन हैपन हो सकती है, वो कंडीशन नॉट हैपन हो सकती है. गेटिंग द पॉइंट. द प्रॉमिस मस्ट बी डिपेंड ऑन अ कंडीशनल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. हाँ, देन वो इवेंट कंपल्सरी अनसर्टन होनी चाहिए. अगर हमें पहले से पता है उस इवेंट के होने या ना होने के गारंटेड रिजल्ट के बारे में, तो वो वेजर नहीं होगा. इसीलिए द इवेंट कैसी होनी चाहिए देखो, अनसर्टन इवेंट होनी चाहिए. हाँ, देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है देखो, देयर मस्ट बी टू पार्टीज. हाँ, ईच पार्टी स्टैंड टू विन और लूज. वेजरिंग एग्रीमेंट में दो पार्टी चाहिए. खुद के साथ कभी मैं शर्त लगा सकती हूँ क्या, बताओ? नहीं, आई कांट बेट विथ माई सेल्फ ना. सो देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर द वेजरिंग एग्रीमेंट. हाँ, वन पार्टी विल विन एंड अनदर पार्टी विल लूज. एक पार्टी विन कर देगी, दूसरी पार्टी लूज कर देगी वहां पे. हाँ, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है ना, या तो बारिश आएगी या तो बारिश नहीं आएगी. इसके इन बिटवीन दैट कुछ नहीं हो सकता ना. तो एक पार्टी जीतने वाली और एक पार्टी क्या होने वाली बोलो, हारने वाली है. तो एग्रीमेंट में दो पार्टी होने चाहिए वेजरिंग एग्रीमेंट में. वन पार्टी टू स्टैंड विन एंड अनदर पार्टी फॉर लूजिंग. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया देखो, दोनों का देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइमिंग ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट. दोनों का इंटेंशन क्लियर चाहिए. हाँ, दोनों का इंटेंशन वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या है बोलो, दोनों का इंटेंशन वेजरिंग एग्रीमेंट में बेटिंग का. हाँ, ये शर्त लगानी है, बाकी इससे ज्यादा और इससे कम हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट वहां पे नहीं है. हाँ, एंड लास्ट पॉइंट एग्जैक्टली वही आता है, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट. उस इवेंट में पार्टीज को कोई भी अदर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चाहिए. वापस देखो, नंबर वन, वेजरिंग एग्रीमेंट में भी फॉर मनी और मनीज वर्थ. नंबर टू, wagering agreement must be depending on an event which may happen, may not happen. Huh? Number three, wagering agreement must be depending on the event which is uncertain. Number four, there must be two parties in the wagering agreement. One party standing to win and another party standing to lose. Huh? Number five, the wagering agreement must have the common intention of both the parties to bet. And number six, in wagering agreement, parties did not have their own any other personal interest except to win or lose. हाँ, तो वो एग्रीमेंट क्या होता है बोलो, वेजरिंग एग्रीमेंट कंसिडर किया जाता है. ठीक है, नाउ द पॉइंट हैज बीन डन. आपको हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट पे, एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. हाँ, एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है. हाँ, उसमें लास्ट एग्रीमेंट कौन सा था बोलो, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या था, लास्ट एग्रीमेंट यहाँ पे था. हाँ, तो हम लोग ना सो इन ऑल आज का जो चैप्टर हमने कवर अप किया, वो आज का चैप्टर हमने जो कवर अप किया वो क्या था देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिक्लेयर सर्टेन एग्रीमेंट व्हिच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. हाँ, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड एग्रीमेंट. हाँ, कौन कौन से थे? नंबर वन, एन एग्रीमेंट मेड बाय or with incompetent person, section 11 of the Indian Contract Act, expressly declared to be void. Number two, an agreement made under bilateral mistake of a fact, section 20. Number three, an agreement the consideration or object of which is unlawful, section 23. An agreement the consideration or object of which is unlawful in part, section 24. An agreement made without consideration, section 25. Number six, an agreement in respect of a marriage, section 26. An agreement in respect of a trade, section 27. Agreement in respect of a legal proceeding, section 28. Agreement the meaning of which is uncertain, section 29. Wagering agreement, section 30.
an agreement to do an impossible act, section 56. So these all agreement are considered to be expressly declared to be void, and to become a valid contract, your agreement should not be from the list of these 11 agreements which are expressly declared to be void by the Indian Contract Act. So that's it. Here we finished out all the essential elements of a valid contract.